साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए डॉक्टर गीता भट्ट जुड़ रही हैं जो शिक्षाविद है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़ रहे हैं कपिल मदन जी, और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट आपको बता दें जाकिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले कपिल मदन जी आपसे जानना चाहूंगी, जस्टिस सुधांशु धुलिया के वो 3 पॉइंट्स की बात मैं यहां आपसे जानना चाहूंगी जो काफी अहम है और जिसके आधार पर इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी का आधार क्या है। जो हमारा संविधान है, संविधान का आर्टिकल 25 हर बंदे को एक राइट देता है, हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसका जो भी रिलीजन है वो उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, और जो भी उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो उसको आर्टिकल 25 के प्रावधान के अंदर उसको वो फ्रीली कर सकता है। अब देखिए कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और एक उस नोटिफिकेशन में बोल दिया कि हम क्लासरूम्स में जो बच्चियां हिजाब पहन के आएंगी हम वो परमिट नहीं करेंगे। तो आप अगर आर्टिकल 25 को देखें, आर्टिकल 25 की जो कंडीशंस हैं जिसमें सरकार कोई भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकती है, अगर आप वो शब्द देखें तो वो शब्द हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ द पार्ट 3। तो अगर मैं इसका आपको मतलब समझाऊं कि अगर सरकार को लगता है कोई भी चीज को रेगुलेट करना पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के लिए अगर जरूरी है, तो वो कोई ऑर्डर इस तरीके का पास कर सकता है जो कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को करटेल कर दे, उसका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दे। अगर ये नहीं फुलफिल होता है, अगर ये सब चीजें नहीं फुलफिल होती हैं 3 कंडीशन, तो कोई भी अगर सरकार इस तरीके का प्रावधान लेके आती है, कोई भी सर्कुलर लेके आती है, तो वो सर्कुलर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में होता है आर्टिकल 25 में। इसलिए पिटिशनर के पास राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के अंदर अपना फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराएं। और अगर आप कर्नाटका हाई कोर्ट की बात करें, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात बोल दी कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर अब आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्प्लिट वर्डिक्ट में किया है। एक जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपहेल्ड करी कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट, और एक जो दूसरे न्यायाधीश थे उन्होंने इसको अपील को अलाउ करते हुए जजमेंट को सेट असाइड किया। अब इसका लीगल इम्प्लीकेशन ये है, क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है, स्प्लिट वर्डिक्ट इज नो वर्डिक्ट बिकॉज अब क्या होगा, अब चीफ जस्टिस एक बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें हो सकता है कि 3 जजेस हों या उसमें 5 जजेस हों, और मेरा ये मानना है कि शायद 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूट होंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोला जाता है। और फिर फाइनली इस इशू को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा। तब तक कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट कर्नाटका के अंदर तो मानी जाएगी। जी बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल। और अभी मैं गीता भट्ट जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जस्टिस धुलिया ने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए थे, वो 3 पॉइंट्स दिए थे जिसके आधार पर ये जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट हुआ है, 2 अलग अलग राय बनी है और जो फैसला नहीं आ पाया है जिसको सबकी अपेक्षा थी। आखिरी पॉइंट सच में अभी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया गीता जी, अगर देखा जाए तो इन बच्चियों को उनके माता पिता द्वारा बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती बिना हिजाब के। ऐसे में जो जस्टिस धुलिया का वो तीसरा पॉइंट था कि शिक्षा जरूरी है, न कि आप परिधान क्या पहन रहे हैं, और समय है कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण उनको कराया जाए, न कि हिजाब के दायरे में उनको बांधकर उन्हें वंचित रखा जाए। जी श्वेता जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज के समय में, और इस भारत सरकार भी इसका बड़ा प्रयत्न कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है पूरा कैंपेन चल रहा है। इन सारी परिस्थितियों में ये जो विषय है, प्रश्न इसमें से अपने आप एक जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शैक्षणिक संस्थानों की जो स्वायत्ता है और एक किसी व्यक्ति की जो अपनी उसके जो व्यक्तिगत अधिकार है, इन दोनों के बीच में एक टकराव जो है वो इस
कोर्ट केस के माध्यम से सामने आया है। अब अगर आप व्यक्ति को उसके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, अगर उनको आप जो है कहते हैं कि ये सुप्रीम है, तो एक शैक्षणिक अधिकार संस्थान के जो अधिकार हैं उनको जो वो ओवर पावर करता है। अब विषय ये है कि अगर आप इन बच्चियों को बिल्कुल इनको पढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुख्य धारा से, क्योंकि समाज में ये किन्हीं कारणों से अलग थलग रहे हैं और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें शिक्षा मिलना बहुत आवश्यक है। लेकिन विषय यही आता है जब आप शैक्षणिक संस्थानों में उनको भेजकर अगर फिर उनको आप इन बंधनों में बांधने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी जो उनकी जो मतलब जो वो कह रहे हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस है कि हमें अपने आप को जो है ढककर जो है अपना सर ढककर या अपना चेहरा ढकाकर हमें आना है, तो और ये इस्लाम इसे कहता है। तो अब इस्लाम क्या कहता है इस विषय में, ये जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स है वो बताएंगे। पर विषय ये है कि शायद आज ये जानना जरूरी है और ये बताना जरूरी है, ये इस तरह से एक चेतना जगानी जरूरी है कि आपको अपने घरों की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आप इतना अधिकार दीजिए कि जब वो शैक्षणिक संस्थानों में जा रही हैं, वहां वो जिस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रही हैं उसके कायदे कानून को माने। नहीं तो ऐसे माइनॉरिटी के बड़े सारे संस्थान है, वहां जाके वो ये बच्चियां पढ़ सके। अगर परिवार में अगर इतनी संकीर्णता है इस विषय को लेकर, तो ऐसे भी कई शैक्षणिक संस्थान है जहां वो जाकर पढ़ सकती हैं। पर क्योंकि मुख्य धारा में जोड़ने का जो विषय, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इन मुस्लिम बच्चियों को मुख्य धारा से जोड़ना है और उसके लिए इन्हें ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में लाकर उन्हीं जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में जो अगर वो पढ़ेंगी तो वो ज्यादा लाभकारी होगा। हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास उनका तभी हो सकेगा जब वो बाकी बच्चों के साथ उन्हीं के जैसे उठ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो यहाँ विषय जो है ये व्यक्तिगत अधिकारों का और जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी जो अपनी स्वायत्ता है उनके बीच में टकराव का है। और उसमें जो एक जिसे हम कहते हैं कि जो कलेक्टिव राइट है इंस्टीट्यूशन का, वो ऊपर होल्ड करता है। नहीं तो कोई महिला अगर वो संसद में जा रही है और अगर वो बुर्का पहन के जाना, सब कोई रोक नहीं है। सड़क में आपको कहीं जाना है, कोई रोक नहीं है। किसी मार्केट में जाना है, बुर्का पहन के जाना, जाइए, कोई रोक नहीं है। आप संसद में भी बुर्का पहन के जा सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की जो अपनी पद्धति है, उनकी जो स्वायत्ता है, उनका जो अगर वो कुछ कोड डिसाइड कर रहे हैं तो उसको हमें जो है स्वीकार करना चाहिए और वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। जी, जाकिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जाकिया सुमन जी, व्यक्तिगत जो अगर प्रतिबंध कहें, व्यक्तिगत राय कहें, या यहाँ पर एक शैक्षणिक संस्थान है उनके कुछ अपने नियम हैं, ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है उसे किस लिहाज से आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे, ऐसी तमाम लड़कियों से, छात्राओं से हमारी बातचीत हुई थी जिसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अगर वो बुर्का या फिर हिजाब कह ले वो पहन के नहीं जाती हैं घर के बाहर, तो उन्हें घर से बाहर जाने की अभी भी, इस युग की बात हम कर रहे हैं, आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, अभी भी उन्हें मनाही है। ये एक दुखद चीज है, मैं ऐसा मानूंगी कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। यही अपने आप में एक तरह से दर्शाता है कि हम कितने आज हमारी सोसाइटी में आज कितना ध्रुवीकरण हो चुका है और जो लड़कियां हैं वो खामियाजा भुगत रही हैं। एक तरफ मजहब जो एक तरीके की चीज सिखाता है, हालांकि इस्लाम में हम सब जानते हैं हिजाब अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी जरूरत है, तो वो उस सोच के जो पेरेंट्स हैं वो उस अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देंगे बिना हिजाब के। और दूसरी तरफ शैक्षणिक जो संस्था है वो उनको क्लासरूम में से आने से रोक रही है क्योंकि वो हिजाब पहनकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद मामला है कि हम 75 साल हो चले हैं, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं एक तरह से, लेकिन हमारी लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं दोनों ही पक्षों को यहाँ दोष देना चाह रही हूँ क्योंकि राजनीति यहाँ दोनों ही तरफ से हो रही है। और जो ये धर्म की राजनीति है और साथ ही साथ धर्म के नाम पे सामाजिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसका शिकार ये लड़कियां हुई हैं। उसका शिकार होने से उनके भविष्य के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही हमको शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि जो शैक्षणिक संस्था है
उसमें ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसमें ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि अपने विद्यार्थियों के जो भी प्रश्न हैं उनको अपने साथ बैठ के बातचीत से, आपसी संवाद से पेरेंट्स को उसमें जोड़ के वो रिजॉल्व करना चाहिए था कर्नाटका में, उस विद्यालय में, उडुपी में, जो उन्होंने नहीं किया। और पूरी तरह से मामला एक तरह से पॉलिटिशियंस के हाथ में चला गया और उसके चलते लड़कियों ने शिक्षा का खामियाजा भुगता। आज हम जानते हैं कि कुछ 100 लड़कियां अपना एग्जाम नहीं दे पाई और उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव समाज में से जो पेरेंट्स आते हैं, जो बच्ची आती है, अगर उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए तो उनके साथ क्या होता है? वो उनकी शादी हो जाती है, उनका घर परिवार बसाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और समाज के लिए और देश के लिए हमेशा भविष्य के लिए इररिपेरेबल काइंड ऑफ लॉस हो जाता है। वो यही हुआ है जिसका जिम्मेदार यहाँ दोनों पक्ष हैं। और मुझे लग रहा है कि एक तरह से हम सबको अपने अपने गरेबान में झांकने की जरूरत है कि क्या आज भी हमारे देश में संविधान के बावजूद और संविधान में दिए गए अधिकारों को बावजूद हिजाब यानी कि कपड़े का टुकड़ा तय करेगा कि हमारी बच्चियां स्कूल जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये बहुत ही एक मेरी नजरों में ये बहुत ही दुखद और शर्मजनक घटना है कि हम हमारी लड़कियों को एजुकेशन से वंचित रख रहे हैं इस राजनीति के चलते। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है और अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने है, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा और लड़कियों की शिक्षा का अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जो कि मौलिक अधिकार है, उसको बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस पे वर्डिक्ट देगा। और हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में जिस तरह की कंजर्वेटिज्म है, कुछ तबकों में जिस तरह का जिस तरह की सोच फैलाई गई है कि आप अगर मुसलमान लड़की हो और आप अगर मुसलमान औरत हो तो आप घर के बाहर नहीं जा सकती जब तक आप हिजाब या आप नकाब या बुर्का नहीं पहन लेती। तो ये एक पितृसत्ता से प्रेरित पुरुष प्रधान सोच है। इस सोच से लड़ सकती है वही लड़की जिसे शिक्षा प्राप्त हो, जिसे एक तरह की सक्षमता आएगी, जिसे एक तरह से उसकी सोच बढ़ेगी। लेकिन आपने वो जो उसका जो एक प्रयास था, उसकी जो एक प्रक्रिया थी शिक्षा की, उसमें आपने रोक लगा दी। तो आपने नुकसान लड़की का किया, समाज का किया, देश का किया। तो ये इस बात से मैं कह रही हूँ कि ये जो पूरी जो डेवलपमेंट है हमारे समाज के लिए बहुत दुखद है और हम सबको इस पे सोचने की और रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। और जो ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति जो चल पड़ी है, उसके ऊपर कंप्लीटली रोक लगाने की जरूरत है। श्वेता, मेरी तरफ से मैं यही कहूंगी। जी बिल्कुल। जाकिया सुमन जी, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बहुत सही कहा कि शिक्षा में कोई भी कपड़ा का एक टुकड़ा बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है, अगर हम कहें, जो हमें आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। आज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, हालांकि मैं उससे बिल्कुल यहाँ पे तालमेल नहीं करूंगी, पूरी दुनिया में आप सब भी देख रहे होंगे किस तरीके से हिजाब को लेकर ही महिलाएं ही विरोध प्रदर्शन कर रही कि बहुत हो गया, उन्हें इस बंधन में बांधा जा रहा है। बीच के रास्ते की अगर बात करें जाकिया सुमन जी, तो क्या लगता है, आप किस पक्ष में हैं या आप किस तरीके की आशा रखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा बयान दे तो इस समुदाय की बच्चियों के पक्ष में होगा? जैसे मैंने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये समझ उस लड़की को नहीं आ सकती क्योंकि वो एक मुस्लिम मोहल्ले में रहती है। वो, उसके माँ बाप गरीबी का शिकार हैं, अशिक्षा का शिकार हैं, और वहां पे जो पूरा जो जोर है, जो चलन है, जो डोमिनेंस है, वो इस तरह के पुरुषवादी रिलीजियस इदारों का है। और दूसरी तरफ जब स्कूल भी उसे कह देता है कि क्योंकि तुम हिजाब में हो, अब तुम क्लासरूम में नहीं आ सकती, तुम एग्जाम नहीं दे सकती, तो उसकी जो सोच है, उसके जो रूढ़िवादी समाज की सोच, वो ही कहीं ना कहीं उस सोच को बल देती है। उसको भी लगता है कि हाँ, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो कम से कम मेरे समाज में, मेरे घर में तो मेरी जगह हो। तो ये जो लड़कियों की शिक्षा का मामला है या लड़कियों की आजादी का मामला है, जिसके लिए ईरान की औरतें लड़ रही हैं, वो किससे आजादी मांग रही हैं? वो एक तो पुरुष प्रधानता से आजादी मांग रही है, वो स्टेट के इंटरफियरेंस से, राज्य का जो हस्तक्षेप है अपनी निजी जिंदगियों में, उससे वो आजादी मांग रही हैं। और हमारी लड़कियां, वो तो एक थियोक्रेटिक देश है, एक धर्म आधारित देश है, हम तो एक लोकतांत्रिक
देश है। तो हमारे यहाँ तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी के, जस्टिस के, डाइवर्सिटी के, प्राइवेसी के, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे संविधान में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। फिर भी उन प्रिंसिपल्स के बावजूद, हमारे संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद हमारी बेटियों को शिक्षा से महरूम रखा जा गया है, इस राजनीति, इस धर्म की राजनीति के चलते। तो मुझे लगता है कि ये जब आम लोग जो हैं वो इस राजनीति को समझेंगे और इसका विरोध करेंगे, फिर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान जी। हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो इसके खिलाफ खड़े होने चाहिए। और ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं है, जैसे आपने एक तरफ वालों ने एक राय ले ली, दूसरी तरफ वालों ने दूसरी राय ले ली। इतना ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं है। तो उसको, जो इसके बीच में जो बहुत सारा न्यूआंस है, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारी गहराइयां हैं, उनको समझने की जरूरत है। और इस पूरे इशू के केंद्र में लड़कियां और उनकी शिक्षा को रखने की जरूरत है, श्वेता जी। तब जाके हमारे समाज को, मतलब हमको एक गर्व हो सकता है कि हमारे समाज ने हमारी लड़कियों के लिए न्याय किया, इंसाफ किया। कोर्ट तो इंसाफ करेगा ही, कोर्ट का तो वो काम ही है, लेकिन हमारे दिल में भी इंसाफ होना चाहिए, समाज में भी, लोगों के दिलों में भी एक संवेदनशीलता और एक एम्पैथी होना चाहिए, जिसको हम हिंदी वर्ड मुझे अभी सुझाई नहीं दे रहा है एम्पैथी का क्या वर्ड होगा, लेकिन ये हमारी बेटियां हैं और इनके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि ये बिना किसी अवरोध के शिक्षा हासिल करें। बिल्कुल, बिना किसी अवरोध के शिक्षा हासिल करें और खुला आसमान जाकिया सुमन जी इन्हें भी मिले, ताकि ये उड़ान भर सके, स्वच्छंदता से ये उड़ान भर सके, आत्मनिर्भर बन सके, जिसकी लगातार बात की जा रही है। फिलहाल आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।